सो आज हमारी क्लास नंबर 30 क्लास 30 है। लास्ट क्लास में 1919 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एक्ट 1919 पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है। आज बहुत कुछ करना है हमको, सारा मतलब थर्ड फेज कंप्लीट कर देना है। तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं आज खिलाफत आंदोलन क्या था, क्या क्या खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? जब फर्स्ट वर्ल्ड चल रहा था तो तुर्की के खलीफा के साथ ब्रिटेन ने ट्रीटी ऑफ सीवर्स की संधि करी थी। इसके तहत खलीफा के ओटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमान गुस्सा थे, क्योंकि वे खलीफा को अपना राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख मानते थे। इसलिए भारतीय मुसलमान भी खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ये हो तो हर जगह रहा था खिलाफत, लेकिन इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, ये कारण थे। अब जो मुख्य नेता थे खिलाफत आंदोलन के वो थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। ये दो मुख्य थे। और इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हजरत मोहानी भी थे। ठीक है। अब जो गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये जो आंदोलन चल रहा था मुस्लिम का, इसका समर्थन कर दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर बोला, मतलब ये एक तरह से यूनिटी बढ़ाएगा अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध करा था। जो समर्थन मतलब गांधी जी ने बोले थे ना इसके साथ हो जाते, तो इन दोनों जो वो थे नेता, इन दोनों ने विरोध करा था। अब खिलाफत आंदोलन के सत्र एक तो इलाहाबाद और दिल्ली में हुए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दिया जाता है बाद में, इसके बाद। ठीक है। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का हिस्सा बना लिया जाता है। ठीक है। और 1994 में कमाल मुस्तफ़ा पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई और खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। अब पद को समाप्त कर दिया तो मतलब आगे की लड़ाई रही नहीं, तो मतलब पहले तो पद के लिए लड़ रहे थे, मतलब खलीफा के पद के लिए, अब वही समाप्त कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लास्ट में 1994 तक ये जो आंदोलन था वो ख़त्म हो चुका था। अब पूछा जाता है कि मोहम्मद अली, इनके समाचार पत्र पूछे जाते हैं। एक तो था इनका कॉमरेड और एक था हमदर्द। ठीक है, दो समाचार पत्र थे। ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्र थे अल हिलाल, जो कि एक साप्ताहिक उर्दू न्यूज़पेपर वो था समाचार पत्र। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो कि 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था, जब और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अब इसके कारण क्या थे स्टार्ट होने के? पहला कारण तो यही है, जैसे स्वदेशी आंदोलन में लखनऊ समझौता को काफ़ी समय के बाद जनता ने एक बड़े आंदोलन की मांग कर रही थी, और लखनऊ अधिवेशन के बाद नरम दल व गरम दल दोनों विलय हो चुका था, अतः लोगों को अपेक्षा काफ़ी बढ़ चुकी थी। ठीक है। और होम रूल, अब सेकंड कारण, पहला कारण तो यही था, दूसरा कारण एक होम रूल आंदोलन के कारण भारतीय में राजनीतिक चेतना का विकसित हुई, और होम रूल समितियों के कारण राष्ट्रीय आंदोलन के संगठनात्मक स्वरूप प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में होम रूल आंदोलन का नेतृत्वहीन हो गया और परिणाम विहीन हो गया, तो इस कारण जनता एक नए आंदोलन की मांग कर रही थी। तीसरी, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश में असामान्य परिस्थितियाँ थी, जैसे कि क्यों थी? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, मुद्रास्फीति बढ़ चुकी थी। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भू राजस्व बढ़ा दिए थे। विश्व युद्ध के दौरान युवा सेना शामिल हुए, लेकिन विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वो एक तरह से बेरोजगार हो गए बाद में। और विश्व युद्ध के दौरान कई स्थानों पर अंग्रेजों को हार मिली। इसने जो उनकी वो थी अपराजकता, मतलब कभी हार नहीं सकते, उसका लोगों में भ्रम तोड़ दिया था। और एक था जैसे एक और ये कारण था, जैसे भारतीय बुद्धिजीवियों ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में लोकतंत्र स्थापित ही नहीं करा, तो अंग्रेजों का एक तरह से मतलब जो भारतीय वो थे लोग, उनका भरोसा ही टूट गया अंग्रेजों से। अब चौथा कारण यही है, जैसे कि रॉलेट अधिनियम पारित करा इन्होंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हंटर कमेटी की रिपोर्ट के कारण भारतीयों में आक्रोश था अंग्रेजों के प्रति। ठीक है। और 1919 के जो एक्ट थे वो अपेक्षापूर्वक नहीं थे, मतलब भारतीयों के मतलब क्या करे थे वो संतुष्टि नहीं थे उससे। और खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, और मतलब जो अंग्रेज चाहते थे फूट डालो, लेकिन वो हुआ नहीं, और राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों ही वर्ग सम्मिलित हो चुके थे। अब जैसे चंपारण, जो गांधी जी थे, चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल वो हो गई हड़ताल, मिल मजदूर हड़ताल हो गई, आंदोलन हो गया, और खेड़ा वो हो गया, आंदोलन हो गया। इसकी सफलता के बाद भारतीयों को गांधी जी जैसा चमत्कारी करिश्माई नेता मिल चुका था। अब पढ़ते हैं क्या 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 हुआ इसमें। ठीक है।
अब जो असहयोग आंदोलन थे कारण पढ़ लिया, अब असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या क्या था। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई वहीं, और इसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू करा था। 1 अगस्त 1920, और गांधी जी ने कहा था सरकार के हर एक पक्ष का बहिष्कार किया जाएगा। जो भी पक्ष मतलब जो भी चीज़ें, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोर्ट हो गई, सरकार के त्यौहार हो गए, समारोह वगैरह हो गए, चुनाव हो गए, उपाधि, सभी चीज़ वो करे जाएंगे। और गांधी जी ने कहा था हम स्वराज सिर्फ 1 साल में प्राप्त कर लेंगे। और जो गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक बोर और जुलू वो मेडल मिले थे, और केसरी हिंद की उपाधि मिली थी जब सर्जेंट मतलब वो बोला गया था सार्जेंट, रिक्रूटमेंट सार्जेंट। ठीक है। तो वो अपनी सारी उपाधियाँ छोड़ दी गांधी जी ने। और गांधी जी ने जमनालाल बजाज थे उनके एक, जमनालाल बजाज बहुत बड़े कैपिटलिस्ट वो थे, पूंजीपति, उनको भी बोला, और उनको एक राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, वो भी गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपनी उपाधि छोड़ दी। और इस समय एक कांग्रेस का विदेश अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1920 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इस जो विशेष अधिवेशन था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश करा इसमें। ठीक है। लेकिन जो सी आर दास थे, ठीक है, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करा, क्योंकि क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब सब चीज़ का वो ना करा जाए विरोध, और जो चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। लेकिन जो मोतीलाल नेहरू थे और अली बंधुओं के सहयोग से गांधी जी ने यह प्रस्ताव पारित करा लिया। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करा दिया। सी आर दास क्यों का विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो चुनाव का बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। इसी प्रकार लाला लाजपत राय ने भी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार का विरोध करा था। फिर अब जो रेगुलर वो था, ठीक है, ये तो हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 में। अब जब 1920 में जो नियमित अधिवेशन था वो दिसंबर में होना है, हर वर्ष दिसंबर में होता है 1920 में। इसके वी राघवाचारी थे, वो थे सदस्य अध्यक्ष, और सी आर दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश करा। इस सत्र में कांग्रेस ने संविधान के कई संशोधन किए, जैसे कांग्रेस के संविधान में, जो कांग्रेस का संविधान था एक्चुअल, उसमें कई संशोधन करे। जैसे पहला तो ये था जो 15 सदस्य कांग्रेस की कार्यकारिणी का उसका गठन किया जाएगा उसमें। ठीक है। और भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस की समितियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस की अध्यक्षता शुल्क 25 पैसे, ₹0.25 जैसे, या ₹0.25 का रखा जाएगा। और तिलक राजकोष राजकोष स्वराज कोष, तिलक स्वराज कोष की स्थापना की जाएगी। और इसमें एक प्रकार से 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे उस टाइम पे, और यथासंभव होगा जितना कॉस्ट होगा उतनी हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जो सी आर दास थे और उनकी पत्नी बसंती देवी है, उनको असहयोग आंदोलन के मतलब जो दोनों कर रहे थे वो पार्टिसिपेट थे, अंग्रेजों ने उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इन दोनों को। ठीक है। ठीक है। तो एक वो थे नेता भी, मोहम्मद अली, उनको भी गिरफ्तार किया गया था इसी आंदोलन के दौरान। और इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का पूरी तरह जो बहिष्कार किया गया था, बहुत लोकप्रिय हो गया था। और यहाँ तक कि ताड़ी की दुकान है, जो कि देसी दारू की दुकान है, उन पर धरना लोकप्रिय हो गया यहाँ का। ठीक है। यहाँ तक कि ये सारे मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ये मतलब जो बहिष्कार वगैरह लोकप्रिय होना, ये वो नहीं, उसका नहीं था, मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था ये। और 1991 में अहमदाबाद सत्र जो कांग्रेस का था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस कर नहीं देने का आंदोलन शुरू करेगी जल्दी, जो कि अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक घटना हो गई, क्या हो गई, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया, जो कि यूपी में है। ठीक है। और एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया, और वहाँ पे सभी को बंद करके पुलिस को, और पूरे में थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए और मर गए। गांधी जी ने कहा था, जैसे कि मतलब अभी हम 1 साल बाद मतलब वो है, क्या बोलते हैं, कर नहीं देने का आंदोलन शुरुआत करेंगे, वो 12 फरवरी 1922 से करेंगे। लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई थी और 22 लोग मर गए थे, तो ये एक प्रकार से हिंसा थी। गांधी जी इसके खिलाफ थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा की थी, और 12 फरवरी को कांग्रेस की जो रेगुलर कार्य समिति है बैठक में बारदोली में हुई, और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब पूछा जाता है इसके बाद जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेने के क्या कारण थे? कारण तो एक तो यही थे, जो हिंसक हो गया है एक तो ये, और ये गलत नेताओं के नेतृत्व में जा सकता था। ठीक है। और सरकार द्वारा इसे आसानी से कुचला जा सकता था। तो इससे बढ़िया है ये वाला आसानी से
वो कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सेकंड, जो गांधी जी के सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, अब वो अब उन सिद्धांतों का रास्ता बदल चुका था और मतलब ये हिंसा की प्रवृत्ति आ चुका था ये आंदोलन। और एक तीसरा तीसरा तो यही है जैसे कि गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के तहत असहयोग आंदोलन ऐसे बिंदु पर रोकना जरूरी था ताकि लोगों को निराशा नहीं आए और उनकी ऊर्जा बनी रहे। अब ऑलरेडी खिलाफत आंदोलन खत्म ही हो चुका था, समाप्त हो गया था, और असहयोग आंदोलन मुसलमानों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी इसमें, मतलब मुसलमान तो मेनली खिलाफत आंदोलन के लिए शामिल हुए थे और उसका कोई महत्व हुआ नहीं, खत्म हो गया था वो। अब आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने कहा था कि हमें एक साल में वो मिल जाएगा स्वराज, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई। तो गांधी जी इस बारे में थोड़े वो थे कि मतलब चिंतित थे। अब छठा, 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन के बाद से ही गांधी जी पर कर नहीं देने का आंदोलन का दबाव बनता जा रहा था कि मतलब वो स्वदेशी आंदोलन चलाओ चलाओ चलाओ। तो गांधी जी जानते थे कि इन परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक है। सातवां, जो भारतीय समाज थे वो आंतरिक विरोध से उभरने लग गया था, जैसे किसान वर्सेस जमींदार, मतलब अपने में ही लड़ने लग गए थे, जैसे किसान वर्सेस जमींदार हो गए, मजदूर बाजार बनाम पूंजीपति हो गए, हिंदू बनाम मुस्लिम हो गए। तो ये प्रकार इस वजह से कारण हुआ कि वापस लेना पड़ा स्वदेशी। अब इसका महत्व देख लेते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन का महत्व भी तो बहुत हर किसी को उसका देखेंगे। तो ये भारत का सबसे बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था, ये तो लिखना ही है। सेकंड, समाज के सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया और यहाँ तक कि महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। तीसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन को नए उपकरण मिले। क्या क्या उपकरण थे? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। चौथी बात, यह अखिल आखिरी आंदोलन था जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों में भाग लिया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। पांचवा, असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत में हुआ था। ठीक है। छठा, विदेशी जो वस्तु थी उनका बहिष्कार के कारण स्वदेशी उद्योगों को लाभ हुआ। ठीक है। स्वदेशी शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए जिन्होंने शिक्षा का बढ़ावा दिया गया और जन जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। और यह भारत का पहला जन आंदोलन है जिसमें स्वराज के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये तो इसके हो गए महत्व। अभी देखते हैं इसकी कमियां। ठीक है। अब देखते हैं इसकी कमियां, क्या क्या कमियां रह गई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, एनसीएम। ठीक है। एक, कमियां क्या रह गई? एक तो ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक नहीं था और आंदोलन में कई स्थानों पर हिंसा हुई, जैसे प्रिंस ऑफ वॉल्स की यात्रा के दौरान 1921 में एक वो हिंसा हुई। चोरा चोरी तो सबको पता है, 5 फरवरी 1922 को 22 लोगों को, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। और मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था, मुस्लिम जो किसान थे उन्होंने करा था, उनके भी वो हिंसा हिंसा वाला वो था आंदोलन। दूसरा, यह आंदोलन कई स्थानों पर सांप्रदायिक हो गया और हिंदू मुस्लिम जो एकता लंबे समय तक नहीं चली इसके चक्कर में, और जैसे दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1923 में। तो इस प्रकार ये इसकी एक कमियाँ थी। तीसरा, यह आंदोलन पूरे भारत में विस्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मद्रास और महाराष्ट्र थे उसमें कोई आंदोलन था ही नहीं, तो कैसे कह सकते हैं पूरे भारत में हुआ। चौथी बात, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार केवल कपड़ों तक सीमित था और चीज़ों तक करी ही नहीं। पांचवा, गांधी जी ने स्वराज को परिभाषित ही नहीं किया और भारतीयों को इसे हासिल नहीं कर सके। और एक चीज़ है, और इसका जब जब ये समाप्त किया गया तो एक अंग्रेजों ने एक इसकी प्रतिक्रिया दबाई 1922 में, धारा 124A के तहत गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जो जज थे इसकी फैसला देने वाले वो थे ब्रूमफील्ड जज। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, गया अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी पता करेंगे। गया अधिवेशन 1992 में जो कि बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सी आर दास। अब इसमें क्या करा सी आर दास जी द्वारा, जो पहले बहिष्कार करने की बात कर रहे थे चुनावों में, इन्होंने चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी के समर्थकों के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया और गांधी जी और कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। एक तो हो गई प्रो चेंजर्स जिसको बोलते हैं परिवर्तनवादी, एक बोलते हैं नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स नो चेंजर जिसको अपरिवर्तनवादी। अब इसमें तो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल इसके मुख्य नेता थे, प्रो चेंजर्स जो परिवर्तन चाहते थे। और इसमें जो इसके थे
सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। अब जो इनकी विचारधारा थी, इनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा थी कि इनके अनुसार हमें समय अपनी नीति बदलनी चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए, जिससे कि विधानमंडल में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके जनता को हम बता सकें। और इसके अनुसार अगर हम चुनाव में भाग नहीं लेते तो गलत लोग विधानमंडल में पहुंच जाएंगे और वे अंग्रेज के साथ समर्थक हो जाएंगे। इनका तो तर्क ये था। अब इनका ये क्यों नहीं लेना चाहते थे? ये इसलिए नहीं लेने, ये गांधी जी के समर्थक थे और इनके अनुसार हमें अपनी नीति में बदलाव नहीं करना चाहिए और हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि चुनाव में भाग लेने के कारण सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, क्योंकि वो सरकार का पार्टी हो जाएंगे। सेकंड बात, इनके अनुसार मंत्री बनने के लिए भारतीयों में प्रतिस्पर्धा होगी, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को अस्वीकार थी, ये हुई भी थी। ठीक है, एक तो ये। और इनके स्वराज अनुसार जो विराम के दिनों में हमें गांधी जी के रचनात्मक कार्य, क्या होता है रचनात्मक कार्य, को आगे बढ़ाना चाहिए। रचनात्मक कार्य जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करना चाहिए, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जो है उसको दूर करना चाहिए, खादी अभियान बढ़ाना चाहिए और शिक्षा अभियान को और बढ़ाना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के बारे में काम करना चाहिए। अब तो क्या हुआ, फिर एक स्वराज पार्टी स्थापित की गई, क्योंकि दोनों तो सेम नहीं थे, तो स्वराज पार्टी स्थापित, कांग्रेस तो ले नहीं रहे थे, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ये की गई 1 जनवरी 1923 को और इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे और जो महासचिव थे वो ML मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अब 1993 में चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया 1923 और मध्य प्रदेश था, जो इसको MP बोलते हैं हम आज के समय में, मध्य प्रदेश में स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। और लेकिन बंगाल, बॉम्बे और यूपी को सर्वाधिक सीटें, यूपी बोलते हैं ना जैसे, सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी इसमें। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं जिसको, मतलब अभी तो उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वही बात है। और केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी ने 101 में से 42 सीटें जीती थी। ठीक है, और विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया 1995 में। पहला स्पीकर तो पैट्रिक वाइट थे और जो सेकंड स्पीकर थे वो फर्स्ट इंडियन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। अब स्वराज पार्टी ने कई कल्याणकारी कार्य किए और सरकारी गलत नीतियों का विरोध भी करा इन्होंने, जैसे कि कैसे क्या, एक तो ली कमीशन बनाया, उच्च पदों पर उच्च जाति के लोगों को नियुक्ति का विरोध करा ली कमीशन में। मुडीमैन कमेटी बनाई, द्वैध शासन को जारी रखने का विरोध करा इन्होंने। ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाए, पब्लिक सेफ्टी बिल लाए, उसका जो वो था इसमें काफ़ी विरोध करा। अब जैसे ये इतनी सफल क्यों नहीं हो पाई, ये भी पूछा जाता है। जो स्वराज पार्टी थी अगर बन गई थी तो इतना बाद में इनका दिख ही नहीं कहीं भी। तो इसके जो कारण, मुख्य कारण यही थे इसके पतन के, स्वराज पार्टी के पतन के कारण पहला कारण तो यही था, जो 1925 में, मुख्य कारण तो यही था 1925 में जो CR दास थे उनका निधन हो गया और इसके बाद जो स्वराज पार्टी थी नेतृत्व विहीन हो गई थी। कौन होगा इसका नेतृत्व करता होगा किसी को पता नहीं था, मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ पाया, ढंग से संभाल नहीं पाया इस पार्टी को। और दूसरा, स्वराज पार्टी ने जो विधानमंडल में सरकार की कई गलत नीतियों का विरोध किया था, या कई जिनका विरोध तो किया था, कई मतलब जो थी गलत नीतियाँ, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाए थे। मतलब इन जो अपनी नीतियाँ थी ना, मतलब विरोध करा था और कल्याणकारी कर किए थे, उनको जनता तक नहीं पहुंच पाए थे, तो इतनी लोकप्रिय नहीं हुई जनता के सामने। और स्वराज पार्टी ने अलग अलग विचारधारा के लोग को लेकर गठबंधन बना लिया था, कोई इसका वेस्ट है तो कोई ईस्ट है, दोनों अलग अलग विचारधारा के बना लिए, तो मतलब बाद में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो बाद में सफल नहीं हो पाई ये वाली मतलब पार्टी। और चौथा, जैसे स्वराज पार्टी के सदस्यों में मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा हो गई थी, जो कह रहे थे नो चेंजर्स कह रही थे, गांधी जी भी कह रहे थे। और पांचवा, कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को खुद से अलग कर लिया था इसमें, तो उसको अकेला ही पड़ गई थी वो वाली, तो इसमें ज़्यादा इसीलिए इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया वहाँ तक। अब आता हमारा थर्ड फेज में एक और आता है साइमन कमीशन। क्या था साइमन कमीशन, वो भी पढ़ेंगे। 1927 में भारत आया, तो 1927 में भारत में एक संवैधानिक सुधारों के लिए सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में 7 सदस्य थे। लेकिन क्या था इसका विरोध का कारण, यही था कि मतलब इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी के सभी वो थे ब्रिटेन वाले, इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, और 1990 के अधिनियम में भारत के संवैधानिक सुधार 10 साल पूरे किए जाने थे, इसीलिए साइमन कमीशन का गठन 2 साल पूर्व भी कर दिया था। क्योंकि 2 साल पूर्व क्यों करा, 1929 में तो वो करना था सुधार, लेकिन 1927 में क्यों कर दिया इसका गठन? इसका गठन 1927 में इसलिए किया गया, पहला तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो अगले चुनाव में हार का खतरा था उसे, और लेबर पार्टी भारत में ज़्यादा सुधार कर सकती थी। ठीक है, एक तो बात ये।
दूसरी, जो भारत में इस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे, इसलिए भारत में अंग्रेज सुधार के द्वारा इसे दबा देना चाहते थे और नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय इस आयोग का गठन किया गया। अब भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का विरोध करा। लखनऊ में तो करा JL नेहरू। लखनऊ में किसने करा? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका विरोध करा और पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा साइमन का विरोध किया। और लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा इसका विरोध किया गया। और इसी के दौरान, मतलब पुलिस की वो थी, पुलिस लाठीचार्ज के दौरान इनकी लाला जी की वो शहीद हो गए थे इसमें लाठीचार्ज में। और लाला जी ने कहा था, एक कथन था इनका, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी। अब साइमन कमीशन ने की सिफारिश है। साइमन कमीशन की सिफारिश क्या थी? एक तो इन्होंने दी थी, जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलकर, ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतों को मिलकर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। एक तो बात ये थी। दूसरा, भारत में संघात फेडरल सिस्टम लागू किया जाए। तीसरा, बर्मा को अलग कर दिया जाए भारत से। चौथा, सिंध का नया राज्य बनाया जाए। ठीक है। पांचवा, प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए। छठा तो यही था कि मतलब प्रांतों को ऑटोनॉमी दी जाए, थोड़ी स्वायत्ता दी जाए। और केंद्र में जो भारतीयों के लिए केंद्र में अभी भारतीयों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए, अभी इनका ये था। ठीक है। और आठवां, जो प्रत्येक चुनाव अनुचित था, लेकिन इसे फिर भी, जैसे मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल था, उसको ये अनुचित था फिर भी, लेकिन इसको जारी रखा जाए और प्रत्यक्ष मतदान का विस्तार किया जाए, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार अभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये पूछा जाता है, साइमन कमीशन का, जो साइमन कमीशन है उसका बहुत ही सभी पार्टियों ने वैसे विरोध करा, जो कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन भी करा। वो समर्थन थी, एक तो पंजाब की थी यूनियनिस्ट पार्टी, एक थी मद्रास की जस्टिस पार्टी, और एक थी मुस्लिम लीग पूरी नहीं थी, मुस्लिम लीग का एक गुट था, उसका नाम था शफी गुट, एक ग्रुप भी बोलते हैं उसको। ठीक है। अब इसी के विरोध में जब साइमन का विरोध करा, तो जो लॉर्ड बिरकेनहेड है, भारतीय सचिव, उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी, और इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार करा, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट 1928 में। और इसमें 8 सदस्य, और सुभाष चंद्र बोस भी इस समिति के जो सदस्य थे। अब इसमें जो सिफारिशें दी गई, पहली सिफारिश तो ये थी इसकी, जो देसी रियासतें हैं और ब्रिटिश प्रांत है, उन दोनों को मिलाकर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, सेम साइमन कमीशन की जैसे। भारत में फेडरल व्यवस्था लागू की जाए, सेम साइमन कमीशन जैसे। तीसरा, बर्मा को भारत से अलग करा जाए, ये भी सेम था साइमन कमीशन को जैसे। सिंध का नया राज्य बनाया जाए, ये भी सेम था। ठीक है। पांचवा, भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए। डोमिनियन, ये थोड़ा वो देखने ला, डोमिनियन स्टेट, जो पहले उसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अभी डोमिनियन स्टेट चाहते थे। ठीक है। छठा, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाए, जो साइमन कमीशन में कहा था। प्रांतों को ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ये भी उसमें ही कहा था। ठीक है। आठवां, अल्पसंख्यकों को सामान्य आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है। जो OBC वगैरह उनको सामान्य आरक्षण दिया जाना चाहिए इसमें, एक तो ये कहा था। नौवां, भारतीयों को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो कि बोलते हैं, मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है। 9 पे बात ही हो गई। 10वीं, भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाना चाहिए इसमें, लेकिन उन्होंने मना करा था, किसमें? साइमन कमीशन में, सार्वभौमिक मताधिकार देने जाना चाहिए। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। अब जो था ये नेहरू रिपोर्ट का, इसका भी किसी ने विरोध करा। किसने विरोध करा नेहरू रिपोर्ट का? इसका विरोध करा एक तो मुस्लिम लीग ने, एक था हिंदू महासभा, और एक था सिख महासभा। तीनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं आपस में भाई, लेकिन अभी सब इसका विरोध ही कर रहे हैं।
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे, लेकिन इसकी एक मांग थी डोमिनियन स्टेट, उन दोनों ने इसका विरोध करा कि मतलब यार ये तो गलत मांग, ये मांग है, इसको हमको पूरा स्वतंत्रता चाहिए। अब उन्होंने जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी और 1929 में नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 14 मांगे पेश की। इसमें जिन्ना ने भी मतलब इसका विरोध करा था, तो 14 मांगे रखी थी इसमें। जिन्ना ने पूछी जाती है 14 मांगे कौन कौन सी थी, वो तो पूछी नहीं जाती, लेकिन 14 मांग्स इसी के बाद रखी गई थी 1929 में। इसके बाद हुआ कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 1929 में एक अधिवेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का। इस सत्र में कांग्रेस ने सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और गांधी जी को इसका नेता बनाया। सविज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे और गांधी जी ने रखी 11 मांगे इसमें। वो इस प्रकार, जैसे पहली तो 11 मांगी थी। पहली, भू राजस्व में 50% कमी की जाए, सैन्य वर्ग में 50% कमी की जाए, उच्च वेतन वाले अधिकारियों में 50% कमी की जाए, रुपये का अवमूल्यन किया जाए, डिवैल्यूएशन, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात शुल्क, स्पेशल इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि मतलब जो घरेलू उद्योग है उनको फ़ायदा मिल सके, टटकर अधिनियम पारित किया जाए, कोस्टल शिपिंग एक्ट पारित किया जाए, नमक कानून को ख़त्म किया जाए, शराब पर प्रतिबंध लागू किया जाए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। ये इम्पोर्टेंट है, आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार ले जाने की अनुमति दी जाए। वो अहिंसा चाहते थे, लेकिन ये थोड़ी हिंसा की थोड़ी दिखती है इसमें चीज़ें ना। और एक लास्ट है जो गुप्तचर व्यवस्था है, वो केंद्रीय जांच विभाग को बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो ये 11 मांगी थी, लॉर्ड एरविन ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन मांगों को अस्वीकार कर दिया लॉर्ड एरविन द्वारा। अब क्या होगा, मांगों को अस्वीकार कर दिया तो स्टार्ट होगा आंदोलन, जो कि है सभी नया सिविल डिसोबिलियंस मूवमेंट, सभी क्या आंदोलन, ठीक है। इसके कारण क्या थे, कारण तो एक तो वही थे, और गांधी जी की तत्कालिक कारण तो यही है, गांधी जी की जो 11 मांगे उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। एक, असहयोग आंदोलन को हुए काफ़ी लंबा समय हो गया था और जनता द्वारा आंदोलन की मांग की जाने लगी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो स्वराज पार्टी ने विधानमंडल में गलत सरकारी नीतियों का विरोध किया, जिससे जनता में जागृत राजनीतिक पॉलिटिकल अवेयरनेस वो का विकास हुआ। साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की हत्या के कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट की अनदेखी करी। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी, फुल इंडिपेंडेंस, जिसमें भारतीयों का विश्वास बढ़ा। 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, महान आर्थिक मंदी भी आ गई थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई थी और लोगों में इससे प्रति आक्रोश था इसके चक्कर में। और इस समय भारत में साम्यवादी आंदोलन भी चल रहे थे, जैसे किसान और मजदूर के बीच राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ था। और भारत में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे और युवाओं में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। सख्त नमक कानून थे, ठीक है। तो यही कुछ कारण थे, तत्कालिक कारण तो यही था। गांधी जी की जो 11 मांगी थी उसको अंग्रेजों द्वारा नज़रअंदाज किया गया और ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो इसका स्टार्ट होता है डांडी मार्च से, ठीक है। गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को 1930 को, ठीक है, 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। अमेरिकी पत्रकार एक वेब मिलर उनकी यात्रा के साथ थे और उन्होंने उनको पूरा फोकस करा, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून का उल्लंघन करा। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये गांधी जी की दांडी यात्रा थी, उसकी ये यात्रा की कंपैरिजन नेपोलियन की जो पेरिस यात्रा थी, लोग हुजूम आ गया था उनका नेपोलियन जब वहाँ आया था पेरिस में, और मुसोलिनी की जो रोम यात्रा थी उससे कंपेयर करा था इस यात्रा को। इस यात्रा के बाद कई अन्य लोगों ने भी नमक कानून तोड़े, ठीक है। कौन किस किसने तोड़े, जैसे कि सी राजागोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की वो करा, वहाँ पे नमक कानून तोड़ा। के कैलप्पन, ठीक है, उन्होंने कालीकट से पैनूर की यात्रा करी और वहाँ कानून नमक का वो तोड़ा। असम के लोगों ने सिलहट से नोखली की यात्रा करी, ठीक है। बिहार में तो वो था ही नहीं, क्या बोलते हैं, समुद्र वगैरह, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ तो कुछ यात्रा वगैरह करनी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चौकीदारी कर देने का विरोध करा, ठीक है, बिहार के लोगों ने। और जो एमपी में मध्य प्रांत था, आज के समय में एमपी है, उसमें वन कानून का उल्लंघन किया गया एमपी की साइड में। और गुजरात और यूपी में कोई कर नहीं देने का आंदोलन शुरू करा गया। महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू ने के नेतृत्व में धरसना सत्याग्रह धरा धरासना
सत्याग्रह शुरू किया गया। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम के सिपाही के गोली चलाने से इनकार कर दिया वहाँ पे। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं, उन्होंने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की गठन किया। और उनकी जो मैगजीन थी उनका नाम था 10 रोज़ा। 10 रोज़ा किसकी थी? 10 रोज़ा खान अब्दुल गफ्फार खान की। और असम में इसी के उसके उपलक्ष्य में कनिंगम सर्कुलर का विरोध किया गया। ठीक है। नागालैंड में मधु नांग ने जियाल रांग आंदोलन शुरू करा। उनकी बहन गेडिनेल्यू जो 13 वर्ष में गिरफ्तार कर लिया गया उनको, ये इंपॉर्टेंट है, गेडिनेल्यू जो 13 वर्ष में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी ने इनको रानी की उपाधि दी थी इसमें। ठीक है। अब अंग्रेज इससे परेशान हो गए भाई, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो इसके चक्कर में उन्होंने एक पैक्ट हुआ जिसको हम दिल्ली समझौता कहते हैं और गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये हुआ, 5 मार्च 1931। और जो इसके मध्यस्थ थे वो थे तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर। समझौते की शर्तें क्या थी? पहली शर्त कि अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे गांधी जी। ठीक है। कांग्रेस सेकंड जो गोल में सम्मेलन होगा उसमें हिस्सा लेगी। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। कांग्रेस ने पुलिस पर अत्याचार की निष्पक्ष जांच की मांग को वापस ले लिया। कि मतलब कांग्रेस कह रही थी पहले तो निष्पक्ष जांच की जाए जिस पे पुलिस अत्याचार करे हैं, लेकिन इरविन ने कहा ये संभव नहीं है, तो उन्होंने ये जो मांग थी वापस ले ली। और जब्त संपत्तियों को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों को नमक बना सकते हैं इसमें। अब हुआ हमारा सेकंड राउंड टेबल। पहले में तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, सेकंड में लिया। 3 सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लिया था इसमें। तो इसकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से गए थे गांधी जी, पहुँचे लंदन। कौन से उसमें पहुँचे थे? जहाज़ में, राजपूता नाम से। इनके साथ गए थे मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू ने भी दूसरे साथ में गए थे इनके साथ। और फ्रैंक मॉरिस एक बंदे थे, उन्होंने गांधी जी की इस यात्रा का वर्णन किया। इस यात्रा के दौरान गांधी जी के अंग्रेजों के राजा से मिले। ठीक है। और 1932 में सेकंड जो गोल में सम्मेलन में लौटने के बाद गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो उनको पता चल गया था कि अंग्रेज उनको वो नहीं देने चाहते जो वो चाहते हैं, जो कि स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन अंग्रेज वो कुछ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करा अंग्रेजों ने। इसीलिए फिर से 1930 आने के बाद दोबारा स्टार्ट करा। और 1934 में जो सेकंड बार वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करा था वो 1934 में फिर से समाप्त हो गया। अब पूछते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था। महत्व देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी चीज़ें। तो महत्व यही था। ठीक है। महत्व क्या था? महत्व थोड़ा ही था, जैसे कि पहला तो महत्व ये था कि यह आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से असम तक फैला था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फैला। ठीक है। समाज के सभी वर्गों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और यहाँ तक कि मजदूरों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है। और यह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में तक भी लोकप्रिय हुआ था। चौथा, यह भारत का पहला आंदोलन था जिसे पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से शुरू किया गया था इसको। और 5वां, आंदोलन के दबाव के कारण अंग्रेजों को भारतीयों के साथ बराबरी की स्थिति पर जैसे गांधी इरविन समझौता करना पड़ा था इसमें। ठीक है। और छठा, जैसे भारतीय युवाओं को ऊर्जा प्राप्त हुई, इससे सकारात्मक ऊर्जा तरीके से अभिव्यक्त करने का मौका मिला था। और 7वां, और इसी के कारण यही कारण था कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है इसको पारित करना पड़ा इसके दबाव के कारण। तो ये कुछ महत्व थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।